सुबह सुबह का वक्त था जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए रोड पे निकलते हैं तो देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा था। उसे देख करके लग रहा था कि शायद रात्रि के वक्त कोई गाड़ी जोरदार टक्कर मार करके वहाँ से चली गई है। जब नज़दीक जा कर के देखते हैं तो उस व्यक्ति का शिनाख्त कर लेते हैं, फिर आनन फानन में उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और साथ ही साथ उसके घर परिवार वालों को खबर दी जाती है। जैसे इस बात की जानकारी उसकी पत्नी और चचेरे भाई को जब मालूम चलता है, हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं और उसकी डेड बॉडी को जब देखते हैं, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करते हैं। लेकिन उसका चचेरा भाई जब अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है तो उसे लगता है कि शायद इसकी एक्सीडेंट नहीं हुई है बल्कि इसकी हत्या की गई है। और इसी शक के आधार पर नज़दीकी पुलिस थाने पहुँच जाता है और जा करके कंप्लेन दर्ज करा देता है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़ और इसी हनुमानगढ़ जिले का एक थाना पड़ता है पीलीगंगा। बात कर रहा हूँ मैं 8 जनवरी 2023 के सुबह के 10 बजे के आसपास। इसी पीलीगंगा के वार्ड नंबर 2 का रहने वाला सुनील कुमार 10 बजे के आसपास पुलिस थाने पहुंचता है। रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा एक चचेरा भाई है जिसका नाम है राजू, जिसकी उम्र है लगभग 22 से 23 साल के आसपास। दरअसल रात को किसी ने उसकी हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा है। प्लीज़ आप लोग मेरा कंप्लेन दर्ज कर लीजिए और इसका जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और इतना ही बोल करके सुनील काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पुलिस जब उसे रोते हुए देखती है, तसल्ली से बिठाती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, इसका जो भी अपराधी होगा हम उसे जल्द से जल्द अपने कस्टडी में लेकर आएंगे। और फिर सुनील के ही तहरीर पे पुलिस सरकारी हॉस्पिटल पहुंचती है। जब राजू की डेड बॉडी को देखती है तो पता चलता है कि उसके शरीर पे कई सारे चोट के निशान थे। दरअसल उसके कान और नाक से खून भी बह रहा था। लेकिन पुलिस जब ध्यान से उसके डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि उसके गले पे साफ साफ निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा निशान दिखाई दे रहा था जैसे उसके गले में किसी ने रस्सी लगा करके जोर से खींचा है। आखिरकार पुलिस राजू की ही पत्नी आशा के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी अगले दिन 9 जनवरी 2023 को एक खबरी अपने साथ में एक व्यक्ति को लेकर के थाने पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इसका नाम निरंजन है जो पेशे से एक भिखारी है। दरअसल ये राजू के बारे में कुछ बताना चाहता है लेकिन काफ़ी डर रहा है। निरंजन जब पुलिस वालों के सामने खड़ा होता है उन्हें देख करके थर-थर काँपता है। पुलिस निरंजन से पूछताछ करती है कि तुम्हें जो कुछ भी मालूम है सही सही हमें बताओ। निरंजन कहता है कि साहब, राजू की हत्या किसने किया है सब कुछ मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने सच्चाई बता दिया तो शायद वो लोग मुझे भी जान से मार देंगे। इसीलिए पुलिस अब निरंजन को काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारा नाम और तुम्हारा चेहरा कभी भी उजागर नहीं करेंगे, लेकिन तुम राजू के बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें सच सच बताओ। निरंजन कहता है कि साहब, मैं पेशे से एक भिखारी हूँ, दिन भर इधर उधर भीख मांग करके खाता हूँ और कहीं भी सो जाता हूँ। 7 जनवरी 2023 को इसी इलाके के सड़क किनारे चादर ओढ़ करके मैं सोया था। तभी रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास मेरे कान में काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। जब मैंने अपने चेहरे से चादर हटा के देखा तो देखता हूँ कि वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ में 3 लोग काफ़ी बुरी तरीके से मार पिटाई कर रहे थे। मार पिटाई करने वालों में 2 पुरुष थे और एक महिला थी। पुलिस निरंजन से पूछताछ करती है कि क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? तो निरंजन कहता है कि साहब, वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, मैंने उनका चेहरा नहीं देख पाया और मैं डर के मारे उनके नज़दीक भी नहीं गया, क्योंकि अगर वो लोग मुझे देख लेते तो शायद वो लोग मुझे भी जान से मार देते। आखिरकार निरंजन के ही तहरीर पे ये तो कंफर्म हो जाता है कि राजू की एक्सीडेंट नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने वाले भी 2 पुरुष थे और एक महिला थी। पुलिस अब इसी के आधार पर अपने कदम को आगे बढ़ाती है और फिर राजू के पड़ोसियों से जाकर राजू के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। तो पुलिस वालों को मालूम चलता है कि राजू की पत्नी आशा की 2 लड़कों के साथ में लव अफेयर चल रहा है। दोनों लड़कों में से एक का नाम है दीपक, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। दूसरे का नाम है विकास, जिसकी उम्र है लगभग 20 से 21 साल के आसपास। दरअसल दीपक और विकास
दोनों दोस्त हैं और दोनों एक साथ ही काम करते हैं। जैसे ही पुलिस वालों को पड़ोसियों से एक खबर मिलता है, पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि शायद राजू की हत्या उसकी पत्नी और उसके दोनों आशिक ने किया है। और इसी शक के आधार पर पुलिस राजू की पत्नी आशा और उसके दोनों आशिक दीपक और विकास, इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर तीनों से राजू की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना असली रूप दिखाती है, तीनों ही तोते की तरह सारी कहानी खोल करके पुलिस वालों के सामने रख देते हैं। आशा बताती है कि उसके पिता का नाम अमरचंद है। अमरचंद जो कि जिला श्री गंगानगर के सुभाष चौक का रहने वाला है, सरकारी नौकरी करता है। आशा अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, लेकिन पढ़ाई करते के दौरान ही आशा के कदम बहक जाते हैं। इधर उधर लड़कों के साथ में घूमना फिरना शुरू कर देती है। लेकिन जैसी इस बात की जानकारी आशा के पिता अमरचंद को मालूम चलता है, मैट्रिक के बाद ही आशा की पढ़ाई रुकवा देता है और उसके बाद आशा की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देता है। और बहुत जल्द ही अमरचंद की यह तलाशी भी पूरी हो जाती है और फिर इसी पीली गंगा के वार्ड नंबर 2 का रहने वाला राजू मिल जाता है। राजू जिसके पिता का नाम है फकीर चंद। राजू जो कि खेती गृहस्थी का काम करता है। 10 फरवरी 2020 को अमरचंद अपनी बेटी आशा की शादी राजू से कर देता है। राजू जब आशा से शादी कर अपने घर लेकर आता है, कुछ महीनों तक बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन आशा रंगीन मिजाज की होती है, अक्सर लड़कों के साथ में इधर उधर घूमने वाली नई दुनिया की लड़की होती है। आशा को लगता है कि शायद उसका पति भी उसकी हर तमन्नाओं को पूरी करेगा। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, तब आशा को मालूम चलता है कि उसका पति तो बिल्कुल एकदम सीधा साधा इंसान है, खेती गृहस्थी करने वाला है। आशा को लगता है कि उसकी सारी तमन्नाओं की पूरी उसका पति किसी कीमत पे नहीं कर सकता है। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है और इस 2 साल में आशा के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। आशा कैसे भी करके अपने पति के साथ में जीवन तो व्यतीत करती है। लेकिन आशा एक दिन जब मार्केट में जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसी मार्केट में आशा की मुलाकात दीपक से होती है। दीपक जो कि राजू का दूर का एक रिश्तेदार है। दीपक जब आशा को मार्केट में देखता है, आशा के तुरंत नज़दीक पहुंचता है और उसे मजाकिया तौर पे कहता है कि भाभी आप मार्केट में, भैया क्यों नहीं है आपके साथ में। इस पे आशा भी कहती है कि तुम्हारे भैया के पास फुर्सत ही कहाँ है कि वो मुझे कहीं घुमाने के लिए ले जाए। जैसे ही आशा इस तरह की बातें दीपक से कहती है, तो दीपक भी मजाक करते हुए कहता है कि अगर भैया के पास फुर्सत नहीं है तो आप हमसे कहिए, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको घुमाने के लिए ले चलूँगा। दीपक जैसी इस तरह की बात आशा से कहता है, आशा को भी एक मौका मिल जाता है। आशा भी ये मौका नहीं गंवाती है और कहती है कि वाकई में तुम मुझे कहीं घुमा सकते हो। तो दीपक उसे घुमाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। आशा कहती है कि कल मुझे फिल्म देखने जाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे फिल्म दिखाने ले जा सकते हो। दीपक तुरंत ही तैयार हो जाता है, कहता है कि आपको जब जहाँ मर्जी करे जाने के लिए बस एक बार आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अगले दिन दीपक आशा को फिल्म दिखाने के लिए वादा कर देता है। वादे के मुताबिक आशा उधर सिनेमा हॉल पे पहुंच जाती है। दीपक भी जब सिनेमा हॉल के लिए अपने घर से निकलता है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपने दोस्त विकास से होती है। दीपक जो कि प्लम्बर का काम करता है, विकास भी उसी के साथ में प्लम्बर का काम करता है। विकास जब दीपक को देखता है तो उससे पूछताछ करता है कि कहाँ जा रहा है। तो दीपक सब कुछ सच सच विकास से बता देता है। कहता है कि मैं भाभी के साथ में फिल्म देखने जा रहा हूँ। जैसे ही भाभी के बारे में बताता है, तो विकास भी आशा को पहले देख चुका था, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। विकास कहता है कि मुझे भी अपने साथ फिल्म देखने के लिए लेकर के चलो। इस पे दीपक विकास से कहता है कि क्यों तू हमारी कबाब में हड्डी बन रहा है, बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक मौका मिला है, तू हमारे साथ नहीं आ सकता है। लेकिन विकास कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाऊंगा, अगर भाभी ने मना कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ फिल्म नहीं देखूंगा। जैसे ही विकास इस तरह की बातें दीपक से कहता है, दीपक भी विकास की बात मान लेता है और अपने साथ लेकर सिनेमा हॉल पे जाता है। वहाँ पे पहले से ही आशा पहुँच चुकी थी। आशा जैसे ही दीपक को देखती है अपने पास बुलाती। दीपक जब आशा के पास पहुँचता है तो सबसे पहले अपने दोस्त विकास का परिचय कराता है। कहता है कि भाभी ये मेरा दोस्त है, इसका नाम विकास है और मेरे साथ में ही काम करता है, ये भी हमारे साथ फिल्म देखने के लिए जिद कर रहा है। दीपक जैसी इस तरह की बातें आशा से कहता है, आशा जब विकास को देखती है तो विकास भी कहीं ना कहीं आशा को पसंद आ जाता है और फिर मुस्कुराते हुए दीपक से कहती है, एक से भले 2 अच्छे हैं, चलो हम सब साथ में फिल्म देखते हैं। विकास जाता है, 3 टिकट लेकर आता है और तीनों एक साथ ही हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए। लेकिन हॉल के अंदर जब एंट्री करते हैं तो विकास और दीपक दोनों अगल बगल बैठ जाते हैं और आशा को बीच में बिठाते हैं और फिल्म देखते वक्त विकास और दीपक आशा के साथ में छेड़खानी भी करते हैं। लेकिन उस छेड़खानी के वक्त आशा भी कोई विरोध नहीं करती है, जिससे दीपक और विकास को ये कंफर्म हो जाता है कि आशा को कोई एतराज़ नहीं है।
जैसे ही फिल्म देख करके बाहर निकलते हैं, दीपक मजाकिया अंदाज में आशा से कहता है कि भाभी हम तो फिल्म देख लिए, लेकिन क्या आप हमसे कभी मुलाकात कर सकती हैं। आशा भी जब ये बातें सुनती है, ऐसा उसे लगता है कि जैसे उसके दिल की बात दीपक ने कह दिया। आशा कहती है कि तुम लोग को जब मर्जी मुझे बुला सकते हो, मेरे पास हमेशा टाइम है। और इतनी ही बात कह करके आशा वहाँ से घर चली जाती। लेकिन आशा जैसे ही पॉजिटिव आंसर दे करके विकास और दीपक को वहाँ से जाती है, दीपक और विकास खुशी के मारे उछल जाते हैं। दोनों राय करने लगते हैं कि वो आशा से कहाँ पे मुलाकात करें। तभी विकास दीपक से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका इसी इलाके में मकान है। दरअसल उसने अपने घर की चाबी मुझे दे रखा है। उसका मकान उस इलाके में सुनसान जगह पे पड़ता है। उसका पूरा परिवार एक शादी समारोह में गया है और लगभग 3-4 दिनों तक नहीं आएगा। उसे डर था कि शायद उसके घर में कहीं चोरी ना हो जाए, इसीलिए अपने घर की चाबी मुझे दे रखा है। मैं उसी के घर में सोता हूँ। मौका बेहतर है, क्यों ना हम आशा को वहीं पे बुलाएं। विकास जब इस तरह की बातें दीपक से कहता है तो दीपक को भी लगता है कि ये बेहतर मौका है। फिर अगले ही दिन विकास और दीपक दोनों आशा के नंबर पर फ़ोन करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। आशा भी एकदम काफ़ी उतावले थी उन दोनों से मुलाकात करने के लिए। आखिरकार दोनों अपने बताए जगह पे आशा को बुला लेते हैं। विकास जब अपने दोस्त के घर के अंदर लेकर के जाता है आशा को, तो फिर आशा के साथ में विकास और दीपक एक साथ ही अपनी तमन्नाओं को पूरी करते हैं। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से अक्सर दीपक और विकास दोनों के साथ ही मुलाकात करती है और कई बार मुलाकात करती है। जब भी मुलाकात होता है, दोनों के एक साथ ही संबंध बनाती है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन राजू का पड़ोसी राजू से कहता है कि मुझे शक है कि तुम्हारी पत्नी का किसी 2 लड़कों के साथ में लव अफेयर चल रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी पत्नी को 2 लड़कों के साथ में अक्सर घूमते हुए देखा है। राजू को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, अपने घर पे जाता है और आशा के साथ में काफ़ी मारपिटाई करता है। आशा भी तुरंत अपना हाथ जोड़ लेती है और अपने पति से कहती है कि पड़ोसी को शायद कोई गलतफहमी हो गया, मेरा किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन राजू अपनी पत्नी के बातों पे यकीन नहीं करता है और अब अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर देता है। जब खेतों पे काम करने के लिए जाता है, अक्सर किसी भी वक्त अपने घर पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आशा चाह कर भी विकास और दीपक से मुलाकात नहीं कर पाती है। जब दोनों से मुलाकात नहीं हो पाती है, आशा भी बेचैन हो उठती है। सेम इधर वही हालत दीपक और विकास का भी होता है। तीनों काफ़ी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन इन तीनों को कभी मौका नहीं मिलता है। आखिरकार जब मौका नहीं मिल पाता है, एक दिन आशा दीपक और विकास के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि अगर वाकई में तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा हमारे रास्ते का रोड़ा ही बना रहेगा। आशा जैसे इस तरह की बातें विकास और दीपक से कहती है, विकास और दीपक भी आशा के प्यार में इस कदर से पागल हो चुके थे कि राजू को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों को कभी मौका ही नहीं मिलता। इसलिए आशा अब अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए तिर्य चरित्र का खेल खेलती है। अपने पति के सामने ऐसे पेश आती है जैसे वो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है। एक दिन आशा अपने पति से कहती है कि दरअसल जो पड़ोसी कह रहा था वो बिल्कुल सत्य है, मैं दीपक के साथ में फिल्म देखने के लिए गई थी। जैसे इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो उसका पति कहता है कि जब तुम्हें फिल्म देखने ही जाना था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया। आशा कहती है कि तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ होती है, अगर तुम मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाते तो मैं भला दीपक के साथ क्यों जाती। राजू को भी लगता है कि शायद उसकी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। राजू कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी फिल्म देखने जाने का मन करे तो मुझसे एक बार ज़रूर बता देना। जैसे ही राजू इस तरह की बातें अपनी पत्नी आशा से कहता है, आशा को लगता है कि शायद अब मौका मिल गया। आशा अपने पति से कहती है कि कल हम फिल्म देखने चलेंगे। राजू भी फिल्म दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर 7 जनवरी 2023 को राजू अपनी पत्नी आशा को फिल्म दिखाने ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दिन में उसे कहता है फिल्म देखने के लिए, तो आशा अपने पति से कहती है कि हम दिन का शो नहीं देखेंगे, रात्रि का 9 से 12 का शो देखेंगे, तब तक हमारे बच्चे भी सो जाएंगे, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। जैसे इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो राजू को भी लगता है कि शायद उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। 7 जनवरी 2023 को आशा और उसका पति राजू रात्रि के करीब 8 बजे अपने घर से निकलते हैं फिल्म देखने के लिए। घर से तो निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही आशा अपने आशिक विकास और दीपक से ये सारी षड्यंत्र के बारे में बता देती और कहती है कि रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास हम लोग फिल्म देख करके बाहर निकलेंगे, रास्ते में तुम लोग इंतजार करना, जैसे ही सुनसान जगह मिलेगा हम अपने काम को अंजाम दे देंगे। रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास आशा और राजू फिल्म देख करके हॉल से जब बाहर निकलते हैं
राजू जब गाड़ी के नज़दीक पहुंचता है तो आशा राजू से कहती है कि रात्रि का मौसम है, मौसम काफ़ी बड़ा सुहाना है, क्यों ना हम कुछ दूर तक पैदल ही चलकर चलें। राजू भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर राजू अपने पत्नी के साथ पैदल ही वहाँ से चलना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही सुनसान जगह पे पहुँचता है, वहाँ पे पहले से ही दीपक और उसका दोस्त विकास मौजूद थे। जैसे ही सुनसान जगह पे उन्हें मौका मिलता है, दीपक और विकास राजू के ऊपर हमला कर देते हैं। साथ ही साथ राजू की पत्नी भी अपने पति के साथ काफ़ी मार पिटाई करती है। तीनों मिल करके राजू की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। फिर उसके बाद आशा अपने दुपट्टे को लेकर के राजू के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचती है जब तक उसकी सांसें न रुक जाती है, और फिर उसकी डेड बॉडी को वहीं पे छोड़कर वापस तीनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहीं बगल पे सोए सड़क के किनारे भिखारी इन तीनों के ये काम को करते हुए देख लेता है। वाकई में आशा जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस भी आशा के तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया, और कहीं ना कहीं तुम्हारा भी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। अब जरा सोचो कि तुम्हारे दोनों छोटों बच्चों का भविष्य क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है।